नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 14 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि इसका बेनिफिट सभी परीक्षार्थियों को मिलता रहे। और हमारा ये उद्देश्य है कि आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का गलत नहीं होने पाए, चाहे वो आप एग्जाम यूपी पीसीएस का दे रहे हो, आरओ का दे रहे हो, या किसी अदर स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम का आप परीक्षा दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, आपके प्रश्न करंट अफेयर से गलत नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और एक विशेष बात मैं यहां पर और मैं दोहरा देता हूं कि जो मेरे द्वारा प्रश्नों के अंत में व्याख्या कराई जाती है वो व्याख्या आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो प्रश्नों के उत्तर को तो आप देखते रहिएगा, लेकिन साथ ही साथ में आप लोग जो है व्याख्या को अच्छे तरीके से करिएगा। इसके अलावा अगर इस करंट अफेयर्स क्लास की जो है आपको पीडीएफ फाइल चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और वहां पर डेली नाइट में 9 PM पे अर्थात रात में 9 बजे आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले प्लीज आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ खबर है। और इसके पहले हम लोग लास्ट डे का क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। सामने अपनी कॉपी और पेन रखिए और वहां पर आप लोग मैच करते रहिए कि देखिए आपको प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं जो आपने पिछले दिनों में किया था। पहला प्रश्न हमारा क्या था लास्ट डे का कि हाल ही में आरबीआई द्वारा यूपीआई पेमेंट लिमिट से कर भुगतान की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। आपके सामने ऑप्शंस कई सारे थे जिसमें से 5 लाख वाला ऑप्शन सही था, अर्थात अभी ये जो लिमिट है 1 लाख की उसे बढ़ा करके आरबीआई ने 5 लाख कर दिया है। ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहां पर शुरू की गई है? यह है आपका सही उत्तर अजमेर में, यानी कि राजस्थान के अजमेर में दरअसल पहली विमानन अकादमी शुरू की गई है। कहां की भाई साहब? राजस्थान की। ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से नवाजा गया है या फिर उन्हें सम्मानित किया गया है? वो देश कौन सा है? तो वो देश है आपका तिमोर लेस्ते, और इसके बारे में हमने आपको कल जानकारियां दी थी। इसके अलावा पिछले वर्ष की तुलना में बेसिकली वर्ष 2024-25 में रक्षा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो वो 78% बढ़ा है। और यह भी प्रश्न हमने आपसे कहा था कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है और इसके बारे में आपको बखूबी जानकारियां इकट्ठा हुई होंगी पहले से। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के अंतर्गत विज्ञान टीम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो चंद्रयान 3 टीम को। और आपको पता होगा कि ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है दरअसल ये हाल ही में भारत सरकार द्वारा अभी इसकी शुरुआत की गई है और ये प्रथम इस वर्ष जो है इसके प्रथम पुरस्कारों की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा। ये बिंदु भी आपको ध्यान रखना है। तो चूंकि भारत सरकार ने भी हाल ही में इसको प्रथम बार शुरुआत किया है तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। यहां पर एक बिंदु मैं आपको महत्वपूर्ण और बता दूं, कई बार कमेंट्स आते हैं कि सर क्वेश्चंस कम रहते हैं। मैं आपको हर दिन यही बात दोहराता हूं कि भाई साहब क्वेश्चंस कम नहीं रहते हैं। 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ लगते हैं 8 क्वेश्चन, लेकिन जो उसकी व्याख्या दी रहती है उसमें मैं डिटेल्स में सारे बिंदुओं को कवर अप कर देता हूं। वो 8 प्रश्न नहीं रहते हैं बल्कि लगभग वो 15-20 प्रश्न आपके हो जाते हैं, 22 प्रश्न हो जाते हैं। इतना करके तो देखिए, इतना डाइजेस्ट जिस दिन कर लीजिएगा ना फिर मिलिएगा मुझसे। ठीक है, फिर मैं देखता हूं कितना आप कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं। जितना करवाता हूं उतना कर लीजिए, बहुत है उतना, इतना कम नहीं है। लेकिन आप प्रश्न को देखते हो कितने हैं, बोर्ड पे कितने कराए गए हैं। भाई साहब इससे नहीं कल्याण होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये देखिए कि आपके पास कंटेंट अंदर कितना दिया गया है, ये महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को देखेंगे तो दिमाग आपका बस यहीं पे लगा रहेगा, फिर चीजें आपके हाथ में नहीं आएंगी। ठीक है, थोड़ा सा इन सब बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस देश में अंतरराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया गया था? तो वो दरअसल न्यूजीलैंड में। और इसके अलावा हाल ही में किसे नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो टीबी सोमनाथन जी हैं। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी आपका एग्जाम के लिए क्या है,
इंपॉर्टेंट है, यानी कि टीवी सोमनाथन अभी जो है भारत के नए कैबिनेट सचिव होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के जो है प्रश्नों पर, और उसके पहले हम लोग जो हमने प्रश्न आपको दिया था लास्ट डे, उसका हम लोग उत्तर देखते हैं। प्रश्न हमने दिया था कि दम घोंटू गैस किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही क्या है, हार्मफुल गैस है अपने आप में, और ये ब्लड के साथ क्या करती, थक्का बना लेती है हीमोग्लोबिन के साथ में, और जो ऑक्सीजन परिवहन जो क्षमता होती है उसको क्या करती है, कोलैप्स कर देती है, खत्म कर देती है, यानी कि अपने आप में ये ब्लड के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, ऑक्सीजन वहन क्षमता को डाउन कर देती है, कम कर देती है, कौन, CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड भाई साहब ग्रीन हाउस गैस भी है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में, यानी कि अब हम आज के प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या है कि सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय का नाम क्या है, यानी भारतीय का नाम है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीत गए हैं इस बार। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। पहला इसमें जो ऑप्शन है साइना नेहवाल, बी मनु भाकर, सी अमन सहरावत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि अमन सहरावत जो है क्या हुए हैं, सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले क्या हो गए, खिलाड़ी बन गए हैं। इस बिंदु को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सबसे कम उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय का नाम अमन सहरावत है। उन्होंने ओलंपिक में ब्रांज मेडल क्या है, जीता है। यह बिंदु आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अमन ने बेसिकली पीवी सिंधु का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, ये प्रथम स्थान पर थी, अब अमन हो गए हैं। हालांकि अगर महिला पुरुष में अलग अलग पूछेगा तो आप फिर अलग अलग बता दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा 21 वर्षीय, मात्र 21 ईयर एज के हैं। अब आप बताओ 21 वर्ष की एज में आपको यही नहीं पता होता है कि आपको बेसिकली करना क्या है। ठीक है, MA करना है, MSc करनी है, तैयारी करनी है, किस एग्जाम की तैयारी करनी है, आप भटकते रहते हो। और एक इंसान ओलंपिक में इतना बड़ा पदक ले आया, ये होता है डेडिकेशन आपके अपने कार्यों के प्रति। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं कि अगर मेहनत कर रहे हो तो ईमानदारी पूर्वक करना, अन्यथा मत करना, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। गला काट कंपटीशन है। ठीक है, और ये मुमकिन तभी होगा जब सब कुछ न्यौछावर कर दोगे, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर सिलेक्शन चाहिए भाई साहब, खासकर RO, PCS और UPSC में, तो सब कुछ भूलना पड़ेगा। ये बिंदु आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 21 वर्षीय अमन ने अमन कर दीजिए, अमन ने 21 वर्षीय अमन ने ये कर दीजिएगा, ने ओलंपिक में KD जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, रवि दहिया और साक्षी मलिक के बाद पदक जीतने वाले भारत के क्या हो गए हैं, भारत के 7वें पहलवान बन गए हैं। यह बिंदु भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीजों के 109 किस्मों का विमोचन कहां पर किया गया है। तो नई दिल्ली में, लखनऊ में, महाराष्ट्र में, इंदौर में। ऐसे प्रश्नों का उत्तर मोस्टली क्या होता है, नई दिल्ली ही होता है। तो आंख बंद करके लगाइएगा, ठीक, क्या, नई दिल्ली। ठीक है, चलिए अब देखो 109 जो नई किस्म जो है बीजों का, उसका जो अनावरण किया गया है, उसका जो उद्घाटन किया गया है, निश्चित तौर पर भारतीय कृषि व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम माना जाएगा। और इससे जो है जो उत्पादन क्षमता है क्या है, वो बढ़ेगी और किसानों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। आइए देखते हैं। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीजों के 109, अब ये नंबर आपको याद रखना है। कई बार क्या होगा, पूछ लेगा आपसे कितने किस्म के बीजों का, 100 किस्म के, 50 किस्मों का नहीं, 109 किस्मों के बीजों का अनावरण किया गया है। कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहां पर, नई दिल्ली में बेसिकली आपको पूसा में। और ये प्रश्न ये वाला भी आपके पूछता है, कौन सा, कि बताइए पूसा की अवस्थिति कहां है। तो बताइएगा न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में। ठीक है, पूसा की अवस्थिति कहां पर है। आप PYQs लगाते होगे तो वहां पर आपने प्रश्नों में देखा होगा कि पूसा के बारे में पूछ लेता है कि पूसा जो है कहां पर अवस्थित है और पूसा की स्थापना कब हुई थी। ये आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताइएगा, या फिर आपने जो टास्क वाली कॉपी बनाई होगी वहां पर लिख लीजिएगा कि पूसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये मैं आपको टास्क देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त या 14 अगस्त। बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका
सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। कब? 12 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाथी मेरा साथी, सब लोगों ने मूवी शायद देखी होगी, बहुत अच्छी मूवी है, नहीं देखा है तो देखिएगा। क्या? हाथी मेरा साथी, ठीक है, अच्छी मूवी है। और वहां पर आपको जानवर के बारे में थोड़ा सा चीजें आपके अंदर जो दया की भावना शायद उत्पन्न हो आपके भीतर, ठीक है। पशुओं से दया का भाव रखना आपके लिए क्या जरूरी है, ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, ठीक है, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा पिछले 75 वर्षों में हाथी की आबादी में 50% तक की कमी आई है, ठीक, याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई थी, 1992 में। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी, 1992, ठीक है। इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। इसके अलावा विश्व हाथी दिवस अभियान की शुरुआत वर्ष 2000 कब की गई थी, 12 में की गई थी। यानी कि प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, विश्व हाथी दिवस अभियान की शुरुआत कब की गई थी, वर्ष 2012 में की गई थी। जबकि प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब की गई थी, 1992 में भारत में की गई थी। तो ये आप जो है बिंदु को याद रखिएगा। इसके अलावा एशियाई और अफ्रीकी हाथियों को होने वाली दिक्कतों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इस दिन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, ताकि जो है इनको बचाया जा सके, कंजर्व किया जा सके। अगर कभी आप लोग उत्तराखंड घूमने गए होंगे जो है, और अगर आप देहरादून गए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वहां पर एक हाईवे बनाया जा रहा है जो कि जंगल को क्रॉस करके ऊपर से बनाया जा रहा है, सिर्फ इन्हीं जंगली जंतुओं के लिए, खासकर हाथियों के लिए। कई बार क्या होता था कि जब आप हरिद्वार से देहरादून की तरफ जाते थे तो वहां पर कई बार क्या होता था कि बीच में हाथियां, जो हाथी थे वो ट्रैक पे आ जाते थे और वहां पर दुर्घटना हो जाया करती थी। तो ऐसे में जो वहां पर अब एक हाईवे बनाया जा रहा है अलग से, और जो रेलवे ट्रैक है उसके जो है अगल बगल भी जो है कुछ चीजें शायद आई थिंक बैरिकेडिंग की जा रही है और बीच बीच में उसको खोला जा रहा है। तो ये सब समस्याएं रहती हैं। हाथियों को कंजर्व करने के लिए भारत सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है और प्रयास जो है सफल भी माना जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत द्वारा किस देश में यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की जाएगी? नेपाल में, मालदीव में, पाकिस्तान में, इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान तो आई थिंक आपको लगेगा भाई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेपाल, मालदीव, ठीक है, तो इसमें से मालदीव वाला, मालदीव यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। नेपाल में नहीं, नेपाल में ऑलरेडी पहले से शुरुआत इसकी हो चुकी है। पहला देश था नेपाल ही था जहां पर यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की गई थी। तो अभी कहां पर की जा रही है? मालदीव में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो हाल ही में भारत द्वारा मालदीव में यूपीआई भुगतान सेवा की शुरुआत की जाएगी, और यूपीआई को अपनाने वाला जो पहला देश था वो कौन सा था? आपका पड़ोसी देश, सुंदर सा देश, कौन? नेपाल। और जहां पर आप बिना वीजा के जो है जा सकते हैं नेपाल की यात्रा पर, ठीक है। तो कभी जाइएगा, फ्री होइएगा, नेपाल घूम के आइएगा। चलिए, आरबीआई द्वारा एक फैक्ट और देखिए यहां पर कि आरबीआई द्वारा यूपीआई से टैक्स पेमेंट की लिमिट को 1 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। और यह प्रश्न हमने आपको कराया भी था और आज हमने इसका रिवीजन भी अभी किया है, ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा अगर मालदीव के बारे में बात करते हैं तो मालदीव की जो राजधानी है वो क्या है? माले है, और राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं। और यह एशिया का सबसे छोटा देश है, कौन? मालदीव, जहां पर आप लोग अक्सर घूमने के लिए जाते हैं, रहते हैं, ठीक है। और जाइएगा घूमने कहां पर? मालदीव में। कई लोगों का सपना होता है मालदीव घूमने जाने का, जाइएगा, टिकट विकट कराइएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए नौकरी करनी पड़ेगी, और नौकरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो घूम नहीं पाओगे, नहीं तो फिर आसपास ही भारत में ही रह जाओगे। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखना। नहीं तो मालदीव तो क्या, एक दूसरे के डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं जा पाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सेंट मार्टिन आइलैंड कहां पर अवस्थित है? ये चर्चाओं में भाई साहब रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है, और इस पर जो है ऑलरेडी मेरे द्वारा एक आर्टिकल बना दिया गया है। आप लोगों ने उस आर्टिकल को नहीं देखा है तो उस आर्टिकल को देख लीजिएगा कि किस तरीके से इस पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और बांग्लादेश की हिंसा का संबंध दरअसल इससे क्या है ये आपको बताना है। तो ये कहां पर है? बेसिकली ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के पास में स्थित है बेसिकली, लेकिन ऑप्शन बांग्लादेश ही दिया गया, ठीक है। तो इसकी अवस्थिति बेसिकली कहां पर है? बांग्लादेश, यानी कि आधिपत्य सेंट मार्टिन जो आइलैंड है इस पर बांग्लादेश का आधिपत्य है, ठीक है। और इसी को लेकर के अमेरिका, यानी कि इस आइलैंड पर अमेरिका चाहता था कि अपना वो सैन्य अड्डा स्थापित करे, लेकिन शेख हसीना जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने देने से मना कर दिया। और कहा जा रहा है
कि जो बांग्लादेश में हिंसा हुई बेसिकली इसी के कारण हुई। ठीक है, तो आर्टिकल में हमने इसको डिटेल्स में समझाया, आप लोग देख लीजिएगा उसको। चलिए, सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश में अवस्थित है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका द्वारा बांग्लादेश के सेंट मार्टिन आइलैंड पर सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था। ठीक है, और जो शेख हसीना ने देने से इसको मना कर दिया था। यह लघु आकार का कोरल आइलैंड है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 1974 में हुए समझौते के अनुसार म्यांमार द्वारा इस आइलैंड पर बांग्लादेश की संप्रभुता को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा यह बांग्लादेश और म्यांमार के पास स्थित होने के कारण चीन पर नजर रखी जा सकती है। इसका भू राजनीतिक महत्व बहुत है, यानी कि जियो पॉलिटिक्स में इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। यह चर्चाओं में रहा और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या, बी, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। और कई बार राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लेता है या राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग के बारे में प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सब बिंदु आपको याद रखने चाहिए। अब आपका काम है, ये तीनों जो बिंदु दे रखे हैं, 3 पॉइंट, नीति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग, इनके बारे में आपको पढ़ना है। टास्क आपका क्या है? पहला है कि आप इन तीनों के बारे में पढ़िएगा और इन तीनों के अध्यक्ष कौन कौन होते हैं इनके बारे में भी पढ़िएगा, और संवैधानिक व्यवस्था में इनका कहां पर क्या क्या बिंदु इनके बारे में दिए गए हैं वो सारे बिंदु आप लोग करिएगा। टास्क वाली कॉपी आप लोग प्लीज बना लीजिएगा। मैं हर रोज कहता हूं, अगर चैनल पर कोई भी नया है, मेरा वीडियो कोई पहली बार देख रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग 2 कॉपी बनाइएगा। एक कॉपी आप बनाइएगा टास्क वाली, जहां पर मैं आपको डेली टास्क देता रहता हूं कि वहां पर मेरे द्वारा बताई गई बातों को आपको लिखना होता है। दूसरा, अगर आपका फोकस पीसीएस पर, मेंस एग्जाम पर होगा या फिर यूपीएससी पर होगा, तो मेरे द्वारा लास्ट में आपको एक प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए दिया जाता है। आप वहां पर उन प्रश्नों की जो है क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो 2 कॉपी आप लोग बना लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं। बाकी जो पुराने लोग होंगे उनको तो ऑलरेडी पता होगा। ठीक, तो ये 3 बिंदुओं पर आपको नोट्स बनाने हैं, यानी कि इनके बारे में पढ़ना है आपको, जैसा आपको सही लगेगा। ठीक है, यहां से प्रश्न बहुत पूछते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, देखो पहला हमें फैक्ट यही मिल गया। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा है। कई बार पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा ने, यानी कि रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति अभियान के अंतर्गत डिजिटल शक्ति केंद्र का क्या किया है? उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन कब किया गया है? 5 अगस्त 2024, यानी कि ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा उद्देश्य क्या है? महिलाओं को लक्षित करने वाले साइबर अपराधों के बारे में क्या जागरूकता फैलाने के लिए बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है, इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा डेटा की, ये डेटा आप मेंस में लिख सकते हैं कि भारत में वर्ष 2022 में साइबर जो अपराध, जो साइबर जो अटैक होते हैं, वो जो मामले हैं वो कितने हो गए हैं? 65,893 हो गए हैं। ये एक सरकारी डाटा है, आप इसका इस्तेमाल अपने मुख्य परीक्षा में कर सकते हैं, या कभी साइबर सिक्योरिटी पर अगर निबंध वगैरह लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप ले सकते हैं। साइबर सुरक्षा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। क्या? साइबर सुरक्षा। और साइबर सुरक्षा बेसिकली आपके निबंध के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पेपर अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो अगर साइबर सिक्योरिटी पर या योजना कुरुक्षेत्र में या कहीं अलग अगर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित अगर कोई आर्टिकल मिलेगा तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार जो है नामक होगा, नमक नहीं नामक होगा, नामक सैन्य अभ्यास किया? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये होगा आपका क्या? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख में। ठीक, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में पर्वत प्रहार नामक, ये हो जाएगा नामक, यहां भी होगा, नामक सैन्य अभ्यास किया। यानी कि जो इसका उद्देश्य है मूलतः वो ये है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर सेना जो है दुर्गम इलाकों पर ऊपर जाए, वहां पर अपने को एडॉप्ट कर सके, उसके माहौल को, और मुश्किल जो भी आती हैं उन मुश्किलों का सामना करना उसे आ जाए। और आपको पता होगा कि चीन के साथ अक्सर विवादों में चीजें रहती हैं, तो लद्दाख एरिया में
जो है भारतीय सेना ने अपनी गश्ती भी बढ़ा दी है और वहां पर इस प्रकार के जो अभ्यास होते हैं उसको भारतीय सेना अक्सर करती रहती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? यानी कि जो हर घर तिरंगा अभियान आप लोग जानते होंगे, आप लोग अपने घरों पर, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल विद्यालय और अलग अलग जगहों पर जो आप लोग झंडा यानी कि जो ध्वजारोहण करते हो, ये हर घर तिरंगा अभियान इस वर्ष यानी कि वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण है, अर्थात कितनी बार ये अब ऑलरेडी हो चुका है, अब ये कौन से बार का मनाया जा रहा है? तो दूसरा बार मनाया जा रहा है या तीसरी बार मनाया जा रहा है, चौथी बार मनाया जा रहा है, फिर पांचवी बार मनाया जा रहा है? तो ये इस बार वर्ष 2024 में ये तीसरा संस्करण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी। 2022, 2023 और 2024 यानी कि तीसरा संस्करण हो गया ये। ठीक है, चलिए आइए व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। तो वर्ष 2024 में हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा इसको हटा दीजिए, तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। वर्ष 2024 में हर घर तिरंगा अभियान 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त 2024 के बीच में चलेगा। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। हो सकता है आपके एग्जाम यही पूछ ले कि वर्ष 2024 में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया गया? तो 9 अगस्त से लेकर के कहां तक? 15 अगस्त तक। ठीक, चलिए इसके अलावा वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई थी, मैंने आपको बताया ही। और हर घर तिरंगा अभियान के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय ध्वज संहिता 2002 था, उसमें क्या किया गया था? संशोधन किया गया था 2021 और 22 के अनुसार। ठीक, याद रखिएगा इस बिंदु को, इसको हमने आपको एक प्रश्न में कराया भी था, अगर आपको याद होगा करंट अफेयर्स में। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका उत्तर आज के ही वीडियो में है। और ये प्रश्न बेसिकली वही है जो हमने आज पूछा भी आपसे। आपको बताना है कि विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त या 13 अगस्त को? इसका उत्तर आपको बेसिकली पता होगा, बताइएगा कमेंट करके। और मैं चाहता हूं कि कमेंट की संख्या प्लीज आप लोग बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दिया करिए वीडियो। देखिए तो एक छोटा सा लाइक आपको करना होता है, बाकी मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, एक थोड़ा सा प्रोत्साहन आपकी तरफ से मुझे चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे अपने आंसर का। ठीक, चलिए आइए हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है कि क्या आपको लगता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन के द्वारा भौम जल यानी कि जो ग्राउंड वाटर लेवल होता है उसको सुधारा जा सकता है? अपनी राय प्रकट करें, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा, क्या इंट्रोडक्शन लिखिएगा और इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा। इंट्रो में क्या लिखना है आपको? इंट्रो में आपको लिखना है कि बेसिकली जो ये जल जीवन मिशन है, क्या जो ये जल जीवन मिशन है ये क्या है? ठीक है, पहला पॉइंट तो ये आपका यही हो जाएगा, है ना, कि जो जल जीवन मिशन है वो क्या है। ठीक, इसके बारे में फिर मेन जो बॉडी आपकी होगी, जो मेन कंटेंट होगा आपका, उस मेन बॉडी में आप जल जीवन मिशन और जो प्रश्न पूछा है कि क्या पूछा है कि बताइए भौम जल स्तर को सुधारा जा सकता है, वहां पर आप बुलेट फॉर्म में, पॉइंट्स के फॉर्म में वहां पर लिख दीजिएगा और लास्ट में कंक्लूजन ड्रॉ कर दीजिएगा कि हाँ बिल्कुल भाई, इससे न सिर्फ ग्राउंड वाटर लेवल को सुधारा जा सकता है बल्कि अन्य कई चीजें हैं जो सुधारी जा सकती हैं। कौन कौन सी चीजें और सुधारी जा सकती हैं ये आप लोग खुद लिखिएगा, मैं नहीं बता रहा हूं यहां पर। आपको समस्या कोई होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले दिन समझा दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई प्रश्न मुख्य परीक्षा का नहीं समझ में आता है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। राइट, चलिए ये हो गया आज का हमारा जो है वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।